In last lecture, what we have studied, आशीष 141 पिछले चैप्टर में क्या सॉरी लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? आशीष 141 कल वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था, याद है कुछ? नहीं, चलो नहीं याद है तो आज का शुरू करते हैं. We are going to start the next topic. It is bond parameters. बॉन्ड पैरामीटर्स में सबसे पहले जो हम बात करेंगे दैट इज अबाउट द बॉन्ड लेंथ. तो सपोज इफ वी हैव टू एटम्स, हमारे पास दो एटम्स हैं, दोनों के दोनों आपस में क्या है, बॉन्डेड फॉर्म में है, दोनों ने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया है. तो बॉन्ड लेंथ इज व्हाट, दैट इज द डिस्टेंस. ये इनके क्या है, न्यूक्लियस है, सेंटर है. तो द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ वन एटम टू द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ अनदर एटम इज नोन एज व्हाट, बॉन्ड. तो हम क्या कहेंगे, बॉन्ड लेंथ. अब कहता है कि बॉन्ड लेंथ जो है वो कैसे, कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, वो हम बाद में बात करेंगे. उससे पहले हमने पिछले वाले चैप्टर में अपना रेडियस की बात करी हुई है. कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, वेंडर वॉल रेडियस क्या होता है, उसको हम दोबारा से नहीं पढ़ेंगे, वो आपने वहां से पढ़ना. वेंडर वॉल रेडियस क्या होता है, हमारे पास कोवेलेंट रेडियस क्या होता है. पर हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं. और हम ये बोल रहे हैं कि जब हमारे पास दो एटम्स बॉन्डेड फॉर्म में होंगे तो एक के न्यूक्लियस से दूसरे के न्यूक्लियस तक कितना डिस्टेंस होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, बॉन्ड लेंथ. कल भी शायद हमने इसके बारे में बात की थी कि अगर एटम्स आपके छोटे छोटे हैं, पास पास पड़े हुए हैं, तो बॉन्ड लेंथ कम होती है. बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से उनके बीच में जो फोर्सेस होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं. तो जितनी कम बॉन्ड लेंथ होती है उतना ही क्या होता है, आपका बॉन्ड स्ट्रांग होता है. बॉन्ड उतना ही क्या होता है, आपका स्ट्रांग. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हम जो है कुछ चीजों को छोड़ रहे हैं, ठीक है. अब बॉन्ड लेंथ जो है उसको यूजुअली हम जो रिप्रेजेंट करते हैं उसके यूनिट्स आपके पास एंगस्ट्रॉम में हो सकते हैं, नैनोमीटर में हो सकते हैं, पिकोमीटर में हो सकते हैं. तो वो कन्वर्जन आपको आना चाहिए. सेंटीमीटर में नहीं होंगे, इतना बड़ा आपके पास एटम नहीं होता है कि आपके यूनिट्स किस में हो, सेंटीमीटर्स में हो. आपके जो यूनिट्स आएंगे उनका जो आपके पास मेजरिंग यूनिट है वो बहुत छोटा होता है. जैसे एंगस्ट्रॉम हो गया आपके पास, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर नॉट लगा, ये होता है एंगस्ट्रॉम. और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू पावर -10 मीटर. अगर सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो यही एंगस्ट्रॉम आपका किसके बराबर हो जाएगा, 10 टू पावर -8 सेंटीमीटर. पिकोमीटर में हो सकते हैं, 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है, 10 टू पावर -12 मीटर. सेंटीमीटर में लिखना हो 10 टू पावर -10 सेंटीमीटर. नैनोमीटर जो है, 1 नैनोमीटर जो है वो किसके बराबर होता है, नैनो स्केल इज व्हाट, पावर में आपके पास -9 हो उसको क्या बोलते हैं आप, नैनो. रिसेंट ट्रेंड में है आपका, जितना भी आजकल आपका रिसर्च एरिया है वो इसके ऊपर फोकस है, नैनो स्केल के ऊपर. कोई भी कंपाउंड बनाया जा रहा है, कोई भी कैटलिस्ट बनाया जा रहा है, नैनो स्केल के ऊपर बनाए जा रहे हैं. उनके जो पैरामीटर्स हैं वो नैनो उसमें होते हैं. अब जैसे आप वही देख लेते हैं, कंप्यूटर जब स्टार्टिंग में शुरू हुआ, कंप्यूटर जब शुरू में आया था तो एक पूरे पूरे कमरा भर जाता था उसका जो भी पार्ट्स होते थे उनसे. फिर थोड़ा सा छोटा हुआ, फिर और छोटा हुआ, फिर लैपटॉप्स आ गए. अब जो भी काम आप लैपटॉप वगैरह पे करते हो आप एंड्रॉइड फोन पे भी कर सकते हो ना. धीरे धीरे आपके पास क्या छोटा होता जा रहा है, स्केल जो है वो छोटा छोटा होता जा रहा है. आप पहले देखते हैं ना, सिम डालते थे आप अपने फोन में, कितनी बड़ी होती थी. उसके बाद फोन जाए, उसका साइज छोटा हो गया, अब फोन जाए और छोटा हो गया. एक टाइम आएगा कि इतना सा चिप मिलेगा आपको, बस उसी से काम चल जाएगा. तो नैनो स्केल जो है वो क्या है, पता होना चाहिए ये चीज, ठीक है.
The next one is the factors which affect the bond length. कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं? पहला लिखेंगे द साइज ऑफ एन एटम. एटम का साइज कैसे बॉन्ड लेंथ को क्या करता है, अफेक्ट करता है? तो कहता है कि भाई जितने बड़े बड़े हमारे पास एटम्स होंगे जो बॉन्डेड फॉर्म में, अगर एटम्स बड़े बड़े हैं उनका साइज ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होती है, तो ज्यादा होती है. सपोज मेरे पास दो बड़े बड़े एटम्स हैं, इसका सेंटर और इसका सेंटर, उनके बीच में डिस्टेंस, दैट इज द बॉन्ड लेंथ. छोटे छोटे एटम्स हैं, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस इज बॉन्ड, ये भी बॉन्ड लेंथ है, वो भी बॉन्ड लेंथ है. तो बढ़ी किसमें, जिसमें एटम्स बढ़े. तो साइज ऑफ एटम कैसे रिलेट करता है बॉन्ड लेंथ को? द साइज ऑफ एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ. जैसे जैसे साइज बढ़ेगा आपके पास एटम्स का, वैसे वैसे उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, एक के न्यूक्लियस से दूसरे के न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. और बॉन्ड कैसा हो जाएगा, बॉन्ड वीक होगा, स्ट्रांग होगा. जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, वीक वीक होता जाएगा. बॉन्ड कैसा होता जाएगा, वीक. राइट. यस मैम. द सेकेंड फैक्टर जो आपका साइज को अफेक्ट करता है, दैट इज बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी. अब बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी क्या है कि मल्टीपल बॉन्ड्स अगर हो, इफ देयर आर मल्टीपल बॉन्ड्स, या सिंगल हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास बॉन्ड जो हमें तीन तरह के पड़े होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल. इसके आगे आपके एटम्स बना ही नहीं पाते, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड. तो मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है कि आपके डबल और ट्रिपल जो है वो मल्टीपल बॉन्ड्स की कैटेगरी में आएंगे, कि भाई वो एक एटम जो है वो मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है, एक से ज्यादा बॉन्ड्स बना रहा है. और जब एक से ज्यादा बॉन्ड्स बनते हैं ना तो एटम्स और ज्यादा पास आ जाते हैं. एग्जांपल कि मैं बात करूं, मेरे पास दो एटम है, सपोज करो ए और ए. एक बार उनके बीच में कैसा बॉन्ड बनता है, सिंगल, डबल और एक बार बनता है ट्रिपल. तो कहता है ना कि जैसे डबल बना तो इस वाले एटम ने इस वाले एटम को और ज्यादा अट्रैक्ट किया, तब जाके इनके बीच में एक और बॉन्ड बना, फिर और ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ी तो एक और बॉन्ड बन गया. तो जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे एटम्स क्या होते जा रहे हैं, पास आते जा रहे हैं. वैसे वैसे एटम्स क्या होते जाएंगे, पास आते जाएंगे. तो हम ये कहेंगे कि अगर हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में डिस्टेंस ज्यादा, डबल बॉन्ड बनने के लिए और पास आए एटम्स तो दूसरा बॉन्ड बना, ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए और पास आए हैं, तब जाके आपके पास क्या हुआ है, तीसरा बॉन्ड बना. राइट. समझ आया कुछ कि दो एटम थे, यस मैम. अट्रैक्शन कम हुआ, सिंगल बॉन्ड बना, और पास आए डबल बॉन्ड बना, और पास आए ट्रिपल बॉन्ड. राइट. तो जैसे जैसे आपके पास बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आपके पास बॉन्ड लेंथ क्या होती जाती है, कम होती. क्या होती जाती है, लेंथ जो है वो कम हो रही है. एक एटम दूसरे एटम से जो उसका डिस्टेंस है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है. राइट. तो हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुई फिर बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी है. डीएम नहीं लिखना आपने, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी पूरा लिखना. जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी. कि अगर बॉन्ड एक है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा, अगर बॉन्ड दो है तो बॉन्ड लेंथ कम हो गई, तीन है तो और कम. राइट. अब इनमें से आपके पास जो बॉन्ड होगा कौन सा ज्यादा स्ट्रांग होगा? देखो यहाँ पे एक बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी आपको, यहाँ पे दो बॉन्ड तोड़ने के लिए, यहाँ पे तीन बॉन्ड, तो ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड कौन सा माना जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड.
यहाँ पे आपको 3 बार एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, सिंगल तोड़ा, फिर दूसरा तोड़ा, फिर तीसरा तोड़ा। लोग कराटे वाले करते ना, ऐसे ईंटें रखी होती है, उन्होंने 3 रखी है मान लो, उनको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, एक ईंट तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, 3 है ना, समझ गए। चलिए अगला जो पैरामीटर है दैट इज बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल आपके पास क्या होता है कि भाई जो आपके एटम्स हैं एक दूसरे के साथ, दूसरे एटम के साथ उन्होंने बॉन्ड बनाया और उन्होंने अपने आप को किसी ऐसी शेप में अरेंज कर लिया है कि हमने फिर क्या देखा उनके बीच में एंगल देख, कि जो बॉन्डेड पेयर्स होंगे ना आपके पास उनके बीच में कितना एंगल रह रहा है, दैट इज नोन एज बॉन्ड एंगल। फॉर एग्जांपल पहले ऐसा डेफिनेशन लिखो बॉन्ड एंगल की, द एवरेज एंगल बिटवीन, bond angle is the average angle between the orbitals containing the average angle between the orbitals containing bonding electron pairs around the central atom in a molecule। यहाँ हमारे पास है CH4 मॉलिक्यूल, इसका जो शेप होता है ना वो इस तरह का होता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे पढ़ेंगे। इसका शेप जो है वो इस तरह का क्यों है, इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप। 3 डायमेंशन में है, इस तरह से टेट्राहेड्रल शेप होता है। आपके पास एक बॉन्ड जो है वो इस तरह से होता है, 3 बॉन्ड जो है वो इस तरह से होते हैं। यहाँ पे पेन होंगे नहीं, अदरवाइज आप खुद भी बना सकते हैं घर में। 3 पेन्स लेने, एक इधर और एक आपकी तरफ होगा पीछे, राइट। बट यहाँ पे जो हम शो करते हैं फिर हमें ऐसे शो करना पड़ता है आपको 2D में, बोर्ड पे आप ऐसे बना सकते हैं। अदरवाइज ये वाला बॉन्ड या ये वाला बॉन्ड कैसे होते हैं, पीछे की तरफ होते हैं। एक बॉन्ड आपकी तरफ होता है, एक प्लेन में होता है, ऊपर वाला भी प्लेन में होता है, ये वाला भी प्लेन में, ये वाला, ये सेंटर में एटम है। एक बॉन्ड ऐसे आपकी तरफ, एक ऐसे और एक मेरी तरफ पीछे। तो ये शेप कैसी बनती है, टेट्राहेड्रल शेप बनती है। कहता है कि अगर सेंट्रल एटम है और उसके पास 4 और एटम्स जुड़े हुए हैं तो नॉर्मली वो कैसी शेप बनाते हैं, और सारे के सारे बॉन्डेड। दूसरी चीज ये है कि सारे के सारे कैसे हैं, बॉन्डेड है, तो वो अपने आप को एक टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज करते हैं। वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि ये जो बॉन्डेड पेयर्स है ना, जैसे ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, कि इनमें ना रिपल्शन जो हो वो कम से कम। रिपल्शन क्यों होती है, क्योंकि यहाँ कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ हाइड्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन, इसके पास इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो आपके जो बॉन्ड पेयर बने होते हैं ना वो किससे बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। एक बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, 4 यहाँ पे क्या है, बॉन्ड पेयर्स हैं। तो किससे बने हैं हमारे पास, वो बने हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को, जो बॉन्डेड पेयर्स है ना वो एक दूसरे को रिपल्शन इसलिए शो करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कैसा चार्ज, निगेटिव। तो एक बॉन्ड पेयर दूसरे को रिपेल करेगा, तो उन्होंने अपने आप को इस तरह से एडजस्ट किया है, एक ऐसे पर्टिकुलर एंगल पे एडजस्ट किया है जहां पे उन बॉन्डेड पेयर्स में रिपल्शन क्या हो, कम से कम। उन बॉन्डेड पेयर में क्या हो, रिपल्शन कम से कम। तो जब टेट्राहेड्रल के बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, याद भी रखना, आगे हम पढ़ेंगे इसको, तो कोई नहीं कि नहीं पढ़ेंगे, बट स्टिल यहाँ पे भी याद रखेंगे आप
कि आपके पास, अब इसने बोला कि जो सेंट्रल एटम के बॉन्डेड पेयर्स हैं, अब इनके पर्टिकुलर ऑर्बिटल है, कार्बन के पास p ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल, कार्बन के पास p ऑर्बिटल ऐसा शेप होगा, हाइड्रोजन के पास कैसा ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल है, उसमें ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास किसमें है, p ऑर्बिटल में है, तो दोनों आपस में ओवरलैप होंगे, एक बॉन्ड बना, ठीक है। तो कह रहा है ये वाला बॉन्डेड पेयर, इस बॉन्ड पेयर में कितना एंगल है, या इसमें ये बराबर है, टेट्राहेड्रल की हम बात करें ना, तो ये वाला बॉन्ड एंगल, ये की बात करें तो ये होता है हमारे पास 109 डिग्री 28 मिनट, इतना बॉन्ड एंगल आपके पास रहता है किसका, टेट्राहेड्रल का। तो बॉन्ड एंगल जो होता है वो कह रहा है कि सेंट्रल एटम के अराउंड जितने भी बॉन्डेड पेयर में इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है उनके बीच में कितना एंगल रहता है, दैट इज नोन एज बॉन्ड एंगल। क्लियर है? Yes, ma'am. तभी आपको पहले लिखवा दी। अगला पैरामीटर हमारे पास है दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी। अब आपके पास अगर आप किताब देखें ना तो किताब में आपके पास और भी मॉलिक्यूल्स दिए होंगे, उनके भी आपके पास क्या दे रखे होंगे, बॉन्ड एंगल्स दे रखे होंगे, आप वहां से उसको स्टडी कर सकते हैं कि वाटर में कितना बॉन्ड एंगल होता है, या फिर आपके पास अमोनिया में कितना बॉन्ड एंगल होता है। चलो देख लेते हैं, अमोनिया देख लेते हैं। ये हमारे पास अमोनिया है, इस तरह का शेप होता है इसका, और इसके ऊपर वो जो दो इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं ना, 1 2 और 3 4 और 5, ये कैसे हम इनको अरेंज कर देते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा था कहीं पे कि नाइट्रोजन जो है सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्ड पेयर में यूज करता है, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एज अ लोन पेयर उसके ऊपर रह जाता है, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि इसके और इसके बीच में बॉन्ड एंगल, क्योंकि ये तो बॉन्ड बना ही नहीं, ये तो बॉन्ड है ही नहीं, ये ऐसे बड़े इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्ड जो देखा जाएगा या तो इस और इसके बीच में देखा जाएगा, HNH एंगल समझते हो ना, पढ़ते हो ना आप मैथ्स में, ऐसे बना लिया एंगल, सपोज ये ट्रायंगल आपके पास, अगर मुझे इस एंगल की बात कर रही हूँ तो मैं कैसे इसको नेम करती हूँ, BA एंगल है ना, तो बीच वाले को बोलते हैं कि वो वाला एंगल हम कंसीडर करते हैं। तो ये दो आपके पास वर्टिसेस हैं, इनके बीच में एक तीसरा जो वर्टिसेस आ रहा है वो, उसको हमने एंगल कंसीडर किया है। तो ऐसे ही HNH, इनके बीच में एंगल या इनके बीच में एंगल, वैसे ये भी एक तीसरा वाला जो वो भी पीछे की तरफ है, तो पीछे वाले उसके साथ एंगल वो बराबर होगा आपके पास। तो अमोनिया में जो बॉन्ड एंगल आता है इट इज 107.23 मिनट, शायद 5 minutes to rectify this. और वाटर में भी एंगल आपके पास थोड़ा सा चेंज होता है, इट इज 104 के अराउंड, 104 डिग्री के अराउंड आपके पास वाटर में एंगल रहता है, बॉन्ड एंगल, राइट। चलो आगे वाला पैरामीटर हमारे पास क्या है, दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी। कि बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी हमारे पास कोई बॉन्ड बना है, आपके दो एटम्स ने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, तो उसको तोड़ने के लिए कितना अमाउंट एनर्जी का रिक्वायर्ड, या बॉन्ड बनाने के लिए कितना अमाउंट एनर्जी का लगेगा, सेम अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट बॉन्ड, है ना। होता ना ऐसा हम पढ़ चुके हैं कि जितना बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी यूज हुई होती है उतना ही सेम अमाउंट जो है एनर्जी का वो हमें रिक्वायर्ड होता है टू ब्रेक दैट बॉन्ड, पढ़ा हुआ ऐसा। यस और नो? Yes, ma'am. बॉन्ड बनता है ना, तो आपस एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज हुई, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई उतना बॉन्ड कैसा बना, स्टेबल। तो उन्हें कंपाउंड क्या माना जाता है, स्टेबल। एनर्जी निकल चुकी, मैक्सिमम अमाउंट एनर्जी का निकल चुका है, उसमें कुछ नहीं है, वो स्टेबल। तो अब सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट बॉन्ड, टू ब्रेक दैट बॉन्ड, ठीक है। तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल, स्टैंडर्ड 1 जो चलते हैं कि 1 मोल हमने किसी मॉलिक्यूल का लेना है, किसी कंपाउंड का लेना है, उसको तोड़ने में कितना एनर्जी लगेगा, दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी। अब हम बात करते हैं कि सपोज हमारे
सब बॉन्ड एक बारी में ना टूटे, तो कैसे हम कैलकुलेट करें बॉन्ड एंथैल्पी को? सपोज करो मेरे पास ए बी दो एटम्स थे, दोनों ने बॉन्ड बनाया था, अब मुझे इनको अलग करना है। मुझे ए और बी को सपोज करो अलग करना है, तो मुझे इसको एनर्जी देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए, समझ के? ए और बी के बीच में एनर्जी देनी पड़ेगी। देते गए सपोज टूट गया ए और बी में, यहाँ पे अलग हो, ठीक है, अलग हो गया है, कुछ बॉन्ड एनर्जी का इसने क्या कर दिया, रिलीज, निकाल दिया। ये गलत बोल रही हूँ? गलत बोल, यहाँ पे आपको एनर्जी इधर देनी पड़ती है, तब जाके ये बॉन्ड क्या हुआ। अब हमने बोला था कि ऐसी रिएक्शंस जिनमें हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो डेल्टा एच आता है, जो चेंज इन एनर्जी आता है, वो कैसा आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। इट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, राइट? ये पॉजिटिव में कुछ मान लो सपोज x मोल, हमारे पास क्या हो गया, kg पर मोल आ गया एनर्जी का अमाउंट, प्लस में लिख दिया। अब हो सकता है कि इस AB को तोड़ने के लिए अगर मैं एनर्जी प्रोवाइड करती हूँ और ये सीधा AB में नहीं टूटता, सपोज A और B में अलग अलग नहीं होता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्टेप्स पे वो रिएक्शन होती है, सपोज करो तोड़ने वाला जो प्रोसेस है वो 2-3 स्टेप्स पे होता है, तो हम कैसे बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी? हम क्या करेंगे, सारे स्टेप्स की एनर्जी को क्या कर लेंगे, सम अप कर देंगे, उनका एवरेज निकाल लेंगे हम, और फिर हम बोलेंगे कि इस मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए इतना अमाउंट हमें एनर्जी का देना। एक स्पेसिफिक एग्जांपल ले लेते हैं वाटर का, कि वाटर जो है वो कैसे टूटता है, उसके लिए एनर्जी का वैल्यू मुझे देखना पड़ेगा। पहले टूटता है H और OH, मैं इनके स्टेट्स मेंशन नहीं कर रही हूँ, ये सारे बॉन्ड नहीं टूटे अभी तक, अगर आप देखें तो यहाँ पे स्टिल एक बॉन्ड जो है वो रह रहा है, O और H के बीच में बॉन्ड रह रहा है, इट मींस की पूरी तरह से जो बॉन्ड्स है वो ब्रेक नहीं। पहले स्टेप में वो किसमें टूटा, हाइड्रोजन H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटा, वाटर किसमें टूटा, पूरी तरह से ऑक्सीजन अलग नहीं हुआ, हाइड्रोजन अलग नहीं हुआ, अभी तक भी स्टिल वो बॉन्डेड फॉर्म में है। तो इस वाला स्टेप, ये पहला स्टेप जो है, इसमें एनर्जी लगती है आपके पास देखिए इस वाले स्टेप में हमारे पास जो एनर्जी लगा वो लगा आपके पास कितना, 502 किलो जूल पर मोल। जो सेकेंड स्टेप है जिसमें अभी OH को तोड़ना बाकी है, अब जाके वो टूटेगा किसमें, इस तरह से, वैसे हाफ हाफ करना पड़ेगा आपको, उस तरह से लिखना पड़ेगा, बट स्टिल अभी लिख दो इसको ऐसे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया, और एनर्जी इस स्टेप में लगा 427 किलो जूल पर, कितना अमाउंट एनर्जी का इस वाले स्टेप में पूरे की पूरी तरह से अपने तो यहाँ पे जो टोटल इस वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगा, वो हमारा जो रिएक्शन हुआ, हमारा जो प्रोसेस हुआ वो 2 स्टेप्स में हुआ, तो हम ये करते हैं कि इन दोनों स्टेप्स की एनर्जी को क्या कर लेते हैं, इनका एवरेज निकाल लेते हैं, और दैट इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फॉर वाटर मॉलिक्यूल। वाटर को तोड़ने के लिए उतना अमाउंट जो है एनर्जी का लगेगा, किसमें तोड़ने के लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सेपरेट करने, क्योंकि आपका जो वाटर बना है वो किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के बना है, तो कंप्लीटली वो क्या चाहिए हमें, अलग अलग चाहिए, एक एटम अलग चाहिए, एक अलग चाहिए। यहाँ इस वाले स्टेप में अलग नहीं हुए थे, यहाँ हाइड्रोजन तो एक अलग हो गया, एक OH की फॉर्म में रह गया है,
बॉन्डेड फॉर्म में रह गया है, तो इस स्टेप में इतना एनर्जी लगा, फिर हमने उसको तोड़ा, उसमें इतना एनर्जी लगा, तो टोटल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर वाटर आ जाएगी आपके पास 402 प्लस 502 प्लस 427 डिवाइडेड बाई 2, जितना भी निकल के आ जाएगा वो आपके पास क्या होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर? तो कहता है कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पहली बात तो आपकी डिपेंड करेगी बॉन्ड तोड़ने के लिए, मतलब कितना एनर्जी जो है आपको रिक्वायर्ड है वो डिपेंड करेगी। एक तो साइज की बात हम कर लेते हैं, एटम के साइज की बात कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज बॉन्डेड एटम, लिखो यहाँ पे ना कि अगर जो बॉन्डेड एटम है उनका साइज छोटा तो क्या होंगे, पास पास होंगे। बॉन्ड कैसा होगा उनके बीच का, स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो यू रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर दो चीजों के बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो आपको एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा तोड़ने के लिए, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो साइज ऑफ एटम, एटम के साइज के ऊपर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किस तरह से डिपेंड करती है कि जितना छोटा साइज होगा उतना ही बॉन्ड लेंथ कम होगा, उतना ही बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और उतना ही ज्यादा अमाउंट एनर्जी का क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। कैमरा ऑन सबके। आयुष, कुणाल ठाकुर, पीयूष राणा, शिवांश, स्मृति, क्या भी आपके कैमरे में कोई दिक्कत है क्या? पीयूष राणा कैमरा ऑन, रितिका 1325, चलिए साइज ऑफ एटम एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किस तरह से रिलेट करते हैं, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। साइज छोटा है, बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा है। आपसे पूछ ले ऐसा क्यों, तो क्या रीजन देगी। साइज ऑफ एटम अगर स्मॉल है तो बॉन्ड लेंथ इज लेस and bond is strong between those two atoms, so we need more amount of energy to break that bond. समझ पा रहे हैं इस चीज को? तो सेकंड फैक्टर इज बॉन्ड लेंथ, वो हमने अभी डिस्कस कर लिया। बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ और ज्यादा है। कौन सा वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, ये एक एटम, ये दूसरा एटम, ये एक दूसरा, ये एक दूसरा, किनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, इनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। तो बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी उतना ही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा। जितनी कम बॉन्ड लेंथ, जितना छोटा बॉन्ड, उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, उतना ही एटम एक दूसरे के पास होंगे, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपके पास बॉन्ड होगा, और उतनी ही एनर्जी आपको क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी तोड़ने की। ठीक है, एक और फैक्टर देख लेते हैं हम यहाँ पे, दैट इज बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी की। अगर हम बात करें तो बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे उतना ही अमाउंट एनर्जी का क्या करना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। The third factor is bond multiplicity. If there is a single bond between two atoms, we need less amount of energy. डबल के लिए we need more amount of energy, and ट्रिपल के लिए हमको उससे भी ज्यादा क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। वही एक ईंट तोड़ने के लिए आपको कम एनर्जी लगेगी, एक साथ 3 ईंटें आपने तोड़नी है तो उसके लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी ना आपको, राइट। तो बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी और बॉन्ड एंथैल्पी डायरेक्ट रिलेशन में
जितने कम बॉन्ड्स उतनी कम एनर्जी, जितने ज्यादा बॉन्ड उतनी ज्यादा एनर्जी, राइट? इज इट राइट? यस मैम। चलो आगे चलते हैं। इट इज, अच्छा एक क्वेश्चन लिखो जरा। मुझे आपने ये बताना है ना कि दोनों में कौन से वाले बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी? अभी हमने फैक्टर्स पढ़े कुछ, है ना, उनके बेस पे है इसका आंसर। दो हमारे पास मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, एक हाइड्रोजन है और एक HCl। दोनों में किनके बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी जो है वो ज्यादा लगेगी? अनन्या ठाकुर। मैम HCl। HCl को तोड़ने के लिए आप ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हैं। कोई और? बताइए। अनमोल गुलेरिया। यस मैम। किसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी? HCl। HCl को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। वंशिक टॉर्च। फर्स्ट हाइड्रोजन H2। बेटा हमने बोला ना, देखो हाँ ठीक है, ये तो ठीक बोला आपने। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दो छोटे एटम है, आप देख रहे हो पहले नंबर पे पड़ा हुआ है, छोटा है सबसे। इधर तो हाइड्रोजन लगा बट इधर तो बड़ा वाला मॉलिक्यूल लगा है, बड़ा वाला एटम लगा, सॉरी। इनके बीच में जो बॉन्ड डिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा ना। तो मुझे लगता है सेकंड चैप्टर पढ़ा ढंग से, ना थर्ड पढ़ा ना। पढ़ लो ढंग से, दूसरा तीसरा चैप्टर पढ़ लो। क्लोरीन इज बिगर इन साइज। हाइड्रोजन छोटा है, ये हाइड्रोजन भी छोटा है, दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, छोटा होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगी। बट जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका जो सेंटर होगा न्यूक्लियस का वो भी तो शिफ्ट होता जाएगा, दूर दूर जाता जाएगा। तो HCl में जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा है, किससे? H2 से। रीजन पूछ ले कोई तो क्या बोलोगे? कि उधर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन छोटे एटम्स हैं, उनके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ वो कैसा है? छोटा है, स्ट्रॉन्ग है। जबकि HCl के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया तो उनके बीच में क्या स्ट्रेंथ जो होती है उस बॉन्ड की क्या होगी? कम होगी। और स्ट्रेंथ कम होगी तो थोड़ा सा एनर्जी दो और वो टूट जाएंगे।